हम लोग देखें लवणता। लवणता टॉपिक हम लोग यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। लवणता को इंग्लिश में सैलिनिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। साल्ट से बनता है सैलिनिटी। पहले सब चीज अब ध्यान दे दीजिए और उसके बाद फिर हम लोग उस पर बात करेंगे एक्स्ट्रा। पहले खूब ईमानदारी से समझिए यहाँ पे हमारे साथ। लवणता को हम लोग इंग्लिश में सैलिनिटी कहते हैं और सैलिनिटी का मतलब होता है प्रति 1 किलो सागरीय जल में कितना लवण का मात्रा घुला हुआ है उसी को उसका लवणता कहते हैं। यानी 1 किलोग्राम सागर का जल लीजिए और इस 1 किलोग्राम सागरीय जल में जितना ठोस पदार्थ घुला हुआ है, ये ठोस पदार्थ जो घुला हुआ है उसी को हम उस सागरीय जल का लवणता के नाम से जानते हैं। लवणता का मतलब आप लोग को बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। लवणता का मतलब है 1 किलोग्राम सागरीय जल में ठोस पदार्थ जो घुले होते हैं उसकी मात्रा को ही लवणता कहते हैं। मतलब सागर के जल का 1 किलो पानी ले लीजिए और 1 किलो पानी को खौलाइए। उस 1 किलो पानी को खौलाने के बाद अंतिम में जो बच जाएगा वही उसकी लवणता होगी। उतना ठोस पदार्थ उसमें घुला हुआ था वो उसमें बच गया। और लवणता को मापने के लिए हम लोग सेलिनोमीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे दूध के शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापते हैं उसी तरह लवणता को हम लोग सेलिनोमीटर से मापते हैं कितना लवण है। और अब हम लोग यहाँ पे बात को एक एक चीज समझते जाएंगे। 1 किलो सागरीय जल में जितने ठोस पदार्थ घुले हुए हैं वो उसका लवणता है। तो ये तो निश्चित है कि अगर हम 1 किलो पानी लेंगे तो कोई भी पदार्थ जो घुला हुआ मिलेगा ये 1 किलो से कम का मतलब 200 ग्राम हो सकता है, 500 ग्राम हो सकता है। तो जब ये ग्राम में मिलेगा तो इसको भी हम ग्राम में कंपैरिजन करेंगे। मतलब 1000 ग्राम में कितना ग्राम ठोस पदार्थ घुला हुआ है वही उसकी लवणता होती है। और आप मैथ में जानते हो कि जब 100 में जितना होता है उसको परसेंटेज कहते हैं। 100 में कोई चीज होता है तो परसेंटेज कहते हैं और 1000 में कोई चीज होता है तो इसको परसेंटाइल कहते हैं। कभी भी अगर 2 पॉइंट हम लगा देंगे तो आप समझोगे कि यह परसेंटाइल है और इसका अर्थ है प्रति 1000 में कितना है, इसको परसेंटाइल कहते हैं। मतलब अगर कभी भी आप पढ़ रहे हो और उसमें आता है कि टर्की के वान झील की लवणता 330 परसेंटाइल है तो आप बिल्कुल अर्थ समझ लोगे कि टर्की के वान झील के 1 किलोग्राम पानी को अगर खौलाएंगे तो 330 ग्राम लवण उसमें प्राप्त हो जाएगा। और इसीलिए इसको परसेंटाइल का मतलब प्रति 1000 इसको बोलते हैं। प्रति 1000 में इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इसी चीज को कभी कभी पीपीटी से भी लिखा जाता है। पार्ट पर 1000 को पीपीटी कहते हैं। पार्ट माने हिस्सा, पर माने प्रति, 1000 माने 1000। 1000 प्रति में कितना हिस्सा है उसी को पीपीटी कहते हैं। कहीं कहीं लिखा रह सकता है कि इस सागर की लवणता 30 पीपीटी है। तो आप समझ जाओगे कि वो पर, इसका पार्ट पर 1000 30 है, इसको पीपीटी के नाम से जानते हैं। तो लवणता को हम लोग परसेंटाइल से भी प्रति 1000 में लिखते हैं या इसको हम लोग पीपीटी कहते हैं, पार्ट पर 1000। अब यहां पे एक महत्वपूर्ण सेक्शन आते हैं कि जितने भी महासागर हैं, सागर हैं, नदी हैं, झील हैं, सब में कुछ ना कुछ लवण की मात्रा होगी। और जो लवण की मात्रा होती है कई बार आपको आएगा कि लवण की मात्रा के अनुसार सजाओ। ये अच्छे परीक्षा में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है।
कि सबसे ज्यादा लवणता में, लवण में कौन सा लवण होता है? तो आप सब लोग जानते हैं कि समुद्र से नमक बनाते हैं, और समुद्र से नमक जब बनाएंगे तो नमक का फार्मूला सोडियम क्लोराइड है। और इसीलिए महासागरीय जल में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की मात्रा है तो वो सोडियम क्लोराइड है। लगभग 23% होता है। माने लवण में अगर 1000 ग्राम ले तो 23 ग्राम नमक निकलते हैं। कई बार बेहतर क्वेश्चन में दूसरा नंबर वाला ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि पहला नंबर सब लड़के सही बना देंगे कि महासागर जल में सबसे अधिक लवण कौन है, तो लड़के परीक्षा में भी गेस कर लेंगे कि सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा है, वो नमक होगा। इसीलिए दूसरा नंबर वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और आपको ध्यान में सेट कर लेना है, दूसरा नंबर मैग्नीशियम क्लोराइड है, MgCl2 है। और मैग्नीशियम क्लोराइड ये दूसरा सबसे अधिक मात्रा में महासागरों में पाए जाने वाले नमक है। इसी के बाद मैग्नीशियम सल्फेट की बारी आती है, MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट के बाद तब कैल्शियम सल्फेट की बारी आती है, CaSO4। ये चारों का सीक्वेंस सभी लड़के को एकदम याद चाहिए। याद कैसे करोगे उसको हम लोग जरा ध्यान दीजिए। क्लोराइड क्लोराइड, सोडियम मैग्नीशियम, सल्फेट सल्फेट, मैग्नीशियम कैल्शियम। यानी सोडियम क्लोराइड तो सबको याद है, मैग्नीशियम क्लोराइड याद करना है, और फिर यही मैग्नीशियम सल्फेट हो गया तो तीसरा पोजीशन है, और चौथा कैल्शियम सल्फेट। अब हम समझते हैं कि लवणता की मात्रा आपसे पूछा जाए तो आप खुद से बता सकते हो कि महासागरों में सबसे अधिक लवण सोडियम क्लोराइड होता है, दूसरा नंबर मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, और फिर यही मैग्नीशियम का सल्फेट लेंगे और तब कैल्शियम का सल्फेट लेंगे। ये सीक्वेंस में सबको एकदम याद होना चाहिए, और हमें लगता है कि अब सबको याद भी हो गया होगा। अब दूसरी बात पे हम लोग चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात पे अब चर्चा होगी, जिसपे कुछ अच्छे प्रश्न आपका बन सके। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, महासागरों के जल में लवणता आता कहां से है? क्या आने वाला समय में ये लवणता और बढ़ेगा? ये लवण आखिर इतना कैसे हो गया? ये पहला सवाल आता है कि इन लवणता के स्रोत क्या हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन लवणता को कौन कौन प्रभावित करता है। ये दो बात अगर आप सीख गए तो कुछ फैक्चुअल बात फिर चलेगी, वो सब रेलवे वगैरह में ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा खारा पानी का कौन है, अब मृत सागर और वान झील कर रहे हो, ये छोटे परीक्षा में होते हैं। बड़े एग्जामिनेशन में आपको जो बातों को समझाया जाएगा, इससे रिलेटेड आपके प्रश्न रहेंगे, और वहां पे सिर्फ समझे हुए बच्चे ही सही बना पाएंगे, रटने वाला वो सब छोटे एग्जाम में होते हैं। तो पहला नंबर हम लोग तो एक बात समझ लें कि पृथ्वी पर लवण काफी चट्टानों में, अलग धूल कणों में यहाँ पे उपस्थित है। पृथ्वी के सतह पर आप जानते हो पृथ्वी में नमक के भी चट्टान है, सेंधा नमक होता है। कई चट्टान है जिसमें नमक की मात्रा है, रेत में, बालू में नमक की मात्रा है, और पृथ्वी के सतह पर लवण है। और जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल पृथ्वी के सतह पर स्थित जो लवण है, उन लवणों को प्रवाहित करते हुए महासागरों में मिला देते हैं। यानी नदियों के सहायता से ही, नदियों के द्वारा ही महासागरों में लवणता पहुंचा है। पृथ्वी के सतह से नदी ही इस लवणता को महासागर में ले गए। फिर सवाल उठता है, तो फिर नदी उतना लवण क्यों नहीं? क्योंकि नदियों में धारा का प्रवाह होते रहता है, नदियों के जल प्रवाहित होते रहते हैं, हर वर्ष रिफ्रेश होते रहते हैं, और महासागर के जल स्थिर होते हैं।
इसमें प्रवाह नहीं होता है। और इसी कारण से दूसरा सबसे जिम्मेवार कारण है, महासागर में सबसे ज्यादा वाष्पीकरण की क्रिया होती है, और वाष्पीकरण की क्रिया से इसके जो शुद्ध जल है वो वाष्प बन के ऊपर चले जाते हैं, और वर्षा द्वारा फिर नदियों में ताजा जल चले आते हैं, और यहां लवणता बढ़ते चला जाता है। यानी लवणता का सबसे बड़ा कारण हम लोग देखें स्थल खंड के चट्टान, नदी। ऐसा हो सकता है आंधी तूफान चक्रवात, हो सकता है कहीं पे रेत हो, बालू हो और बहुत तेज आंधी आए, तो इसके कण में भी लवण की मात्रा है, यह भी महासागर में जाएंगे तो लवणता उससे भी हो सकता है। ये भी हो सकता है महासागरों के नजदीक में कोई ज्वालामुखी विस्फोट हो, तो ज्वालामुखी विस्फोट से पृथ्वी के अंदर में जो भी लवण है वो सभी बाहर निकलते हैं, और वो वर्षा के जल के साथ भी वो महासागरों में इन करते हैं। यानी वर्षा, नदी, पृथ्वी के सतह पे उपस्थित लवण, चक्रवात या आंधी, ज्वालामुखी, ये सभी महासागरों के लवणता के एक बेहतर स्रोत है, सोर्स है। दूसरा नंबर, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको करने जा रहे हैं, और तब धीरे धीरे आपको बेहतर प्रश्न की ओर ले चलेंगे। ये लवणता किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन चीजों पर लवणता निर्भर करता है। लवणता बढ़ सकता है, लवणता घट सकता है, ये चीज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आने वाला समय में क्या होगा ये सब अभी हम प्रश्न पूछेंगे। क्या पृथ्वी की लवणता निरंतर बढ़ती जाएगी? एक समय ऐसा हो सकता है कि इसके सतहों की लवणता महासागरों में समाहित हो जाए, फिर इसके लवणता का बढ़ना घट सकता है। जितने भी संकल्पनात्मक प्रश्न हो सकते हैं, ये जो आप सुन रहे हैं, इसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन बनता है, वो पीसीएस लेवल का क्वेश्चन होता है। बाकी छोटे लेवल पे किन किन बातों पर निर्भर, कहां से, वो सब छोटे लेवल पे क्वेश्चन बनते हैं। तो लवणता की निर्भरता सबसे इंपॉर्टेंट है ताप पर। अगर टेम्परेचर की बात करें, हम दो कॉलम अगर हम बनाते हैं कि लवणता के किन किन बातों पर प्रभाव पड़ेगा, तो हम यहाँ पे दो चीज चल रहे हैं। एक में हम देखते हैं लवणता की बात, और दूसरा नंबर में हम देखते हैं ये किन किन बातों पर निर्भर करेगा। मान लो टेम्परेचर की बात करें, तो आप ही बताओ, अगर ताप बढ़ेगा तो ताप बढ़ने से दूसरा इसी से मिलता जुलता एक आएगा, वाष्पीकरण। जहां पे ज्यादा गर्मी होगा वहां पे वाष्प बनने की क्रिया ज्यादा होगा, और अगर ज्यादा वाष्प बनेंगे तो डेफिनेटली वाष्प ज्यादा बना तो नीचे नमक की मात्रा बढ़ेगी, लवणता बढ़ेगा। यानी सीधा सीधा ताप बढ़ने से लवणता बढ़ता है, वाष्पीकरण बढ़ने से लवणता बढ़ता है। ये चीज लाइन एकदम ध्यान रखो। जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण कम होगा उन क्षेत्रों में लवणता कम होगा, जिन क्षेत्रों में टेम्परेचर कम होगा उन क्षेत्रों में लवणता भी कम होगा। अगला नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम चले नदियों के स्रोत। अब बताओ तुम ही, जहां पे नदी की धारा ज्यादा मिलती है, किसी सागर में ज्यादा नदी आकर मिलते हैं, तो नदियों का जल मीठा जल होता है। नदियों का पानी बढ़ने से लवणता का मान निश्चित रूप से घटेगा, क्योंकि ज्यादा नदी का जल अगर मिलता है तो नदी में मीठे जल है, उसके अनुसार से उसकी लवणता का मान घट जाएगा। अगर हम गहराई में जाते हैं, गहराई ज्यादा बढ़ा दे, तो देखो जैसे जैसे नमकीन पानी होगा लवणता ज्यादा होगा, वो पानी भारी होके नीचे रहेगा, जो मीठा जैसा जल होगा वो ऊपर होगा, और इसीलिए गहराई बढ़ने से लवणता बढ़ता है। महासागर के ऊपरी सतह के तुलना में गहराई में लवणता ज्यादा होता है।
इनको प्रभावित करने में महासागरीय जल धारा का भी योगदान होता है। आप लोग पहले से पढ़ चुके हो, जल धारा मुख्यतः दो तरह के होते हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। जहां गर्म जलधारा होगा, ताप ज्यादा होगा, वहां लवणता ज्यादा होगा, और जहां ठंडी जलधारा होगा वहां लवणता कम होगा। तो कई बार एकदम अब फ्लैट लेवल पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ताप बढ़ने से लवणता का मान, नदियों के अधिक जल मिलने से लवणता का मान, गहराई बढ़ने से लवणता का मान, सीधा फ्लैट क्वेश्चन आपको रहेगा। दूसरा, अब इस पे आपके संकल्पनात्मक क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें आपका ब्रेन टेस्टिंग होगा कि आप इस बात को कितना समझ पा रहे हैं। ये नदी नहीं समझ पाए, बिल्कुल नहीं समझिए तो बोलिए, नदी ये खारा होता है लेकिन समुद्र के तुलना में बहुत कम होता है। ये लवण को कैरी करता है लेकिन इसके कंपैरिजन में इसमें लवण बहुत कम है। और ज्यादा से ज्यादा नदी के स्रोत अगर किसी जगह पर 20 नदियां आकर मिल रही है, तो 20 नदियों के मिलने से ये मत समझिएगा कि लवण ज्यादा ढो के लाएगा। उस लवण के तुलना में मीठा पानी ज्यादा पहुंचाएगा, लवण तो कम ही आएंगे, मीठा पानी ज्यादा आएगा, और मीठा पानी ज्यादा आएगा तो इसकी लवणता का मान घट जाएगा। यानी कहीं भी अगर ज्यादा नदी आकर के मिलती है तो वहां लवणता कम होगा। ये मत दिमाग में रखिएगा, कई लोग ये भी सोचने लगता है कि सर नदी ही लवणता ला रहे हैं तो ज्यादा नदी आए तो लवणता तो बढ़ना चाहिए। ये लवणता अभी का बढ़ा हुआ नहीं है। पृथ्वी जिस समय निर्माण हो रहा था उस समय इन नदियों के द्वारा मेन लवणता जा चुका है। अभी ये मीठा पानी है, मात्रा बहुत कम अब अंदर जाती है, और यही नदियों के पानी फ्रेश पानी मिलने से इसकी लवणता घटती है। अब देखो, एक क्वेश्चन संकल्पनात्मक आपसे पूछते हैं, धीरे धीरे आपको अपने आप कंसेप्ट इसमें आ जाएगा कि बहुत अच्छा समझ गए। मान लो हम भारत की बात करें, सभी बच्चे जानते हैं, भारत में सब लोग जानते हैं कि इसमें इधर के हमारा नाम बंगाल की खाड़ी है, सभी लोग जानते हैं कि यहीं पर इधर अरब सागर है। अब आप ही से क्वेश्चन एकदम हल्का पूछ लिया जाए कि किसकी लवणता अधिक होगी, दोनों एक अक्षांश पे अगर स्थित हैं, तो बंगाल की खाड़ी की लवणता ज्यादा होगी कि अरब सागर की लवणता ज्यादा होगी? जल्दी से आपको अपने से सोचना होगा, किसकी लवणता ज्यादा होगी, बंगाल की खाड़ी का कि अरब सागर का? अरे वाह, दोनों तरह के आंसर दे रहे हो। हर चीज में ब्रेन लगाओ, ब्रेन लगाओगे फिर सब सही हो जाएगा। ज्यादा रटने से नहीं होगा कि लाल सागर का इतना, इसका इतना, रट्टा मारोगे तो नहीं होगा। तुम्हें सोचना होगा कि हाँ वहां स्थितियां क्या है। वेरी गुड, हमारे मैक्सिमम बच्चे अरब सागर लिख रहे हैं और बिल्कुल सही लिख रहे हैं। अरे भाई, इतना हल्का क्वेश्चन है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, अधिकांश नदियां वे अब बंगाल में आकर मिलती है। और अभी हमने समझाया कि जब ज्यादा नदियां मिलेंगे तो इसका लवणता कम होगा। ये लगभग 30% ही इसकी लवणता है। इधर नदियां कम मिलती है और इसीलिए इसका लवणता लगभग 35% होता है। अब क्वेश्चन कितना हल्का पूछा। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आप मृत सागर और जो है इसमें जो है अमेरिका का जो है ग्रेट साल्ट लेक सब की चर्चा किए और परीक्षा में क्वेश्चन दिया किसकी लवणता ज्यादा है, लाल सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। अब बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पे हमको ये बात पहले समझनी है कि किस स्थिति पे कैसे कैसे हो रहा है। अब दूसरी बात हम लोग यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चल रहा है, जिस पर आप सभी का हम ध्यान ज्यादा चाहें। सुनिएगा, वो सब 330% ये सब कोई काम नहीं देगा, वो सब रेलवे उलवे के लिए है। आप लोग को कुछ रटना उठना कुछ नहीं है, एकदम मन में से हटा लो कि तुर्की का बांध झील रट लिए तो एक बहुत बड़ा काम का चीज हो गया। वो कोई काम का चीज नहीं। आपको क्वेश्चन देगा कि कहां पे लवणता ज्यादा होगा। चॉइस ए 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच, चॉइस बी 20 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री अक्षांश के बीच, चॉइस सी 40 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश के बीच, डी 60 डिग्री अक्षांश से 80 डिग्री अक्षांश के बीच। अब क्वेश्चन जब देगा
तो ये सिर्फ और सिर्फ वही, ये सब ऐसा क्वेश्चन देगा 330 परसेंटाइल वाला भुला जाओ, वो सब तो टाइम पास चीज है। हम लोग इस बात को थोड़ा सा सुनते हैं, सूर्य मेनली रूप से विषुवत रेखा के पास ही होता है, और इसीलिए भूमध्य सागर के क्षेत्र में विश्व में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पे पड़ती है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच सबसे ज्यादा गर्मी होती है। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान घटते जाता है। तो अब आपसे हम पूछें कि बताओ सबसे अधिक लवणता किस अक्षांश पर पाया जाता है? जल्दी से आंसर दो। सबसे अधिक लवणता किस अक्षांश पे पाया जाता है? वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, मजा आ गया आप लोग का आंसर देके, बहुत सुंदर। इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छा सोच रहे हो, बहुत बढ़िया समझ रहे हो। एक बात इंपॉर्टेंट तुमको ध्यान देना है, गर्मी यहां ज्यादा होने से इसकी स्थितियां थोड़ी उल्टी है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में बहुत गर्मी भी होती है और डेली वर्षा भी होता है, ये लाइन भी ध्यान रखना। और प्रतिदिन वर्षा होने से, प्रतिदिन पानी पड़ने से यहां लवणता कम होते हैं, यहां ज्यादा लवणता नहीं होता है। और इसीलिए सबसे ज्यादा लवणता 20 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है। बात को फिर से समझना है, थोड़ा सा आप सभी को ध्यान देना है। हम लोग विषुवत रेखीय क्षेत्र में केवल कई लोग गर्मी ताप के फेर में पड़ गए, लेकिन विषुवतीय जलवायु की विशेषता आपको एकदम दिमाग में बैठनी चाहिए। विषुवतीय जलवायु की यह विशेषता होती है तीव्र गर्मी और तीव्र वर्षा। विषुवतीय जलवायु में डेली, ध्यान दीजिए, चलिए ठीक हो गया, हम लोग ध्यान से समझे। अभी हम लोग देखें कि विषुवतीय जलवायु जो होते हैं उसकी विशेषता अभी हम लोग समझे कि यहां पर गर्मी अधिक है, लेकिन इस गर्मी अधिक के बीच प्रतिदिन वर्षा होती है, और डेली वर्षा होने से यहां लवणता कम पाए जाते हैं, और इसीलिए 20 से 40 डिग्री अक्षांश में लवणता सबसे ज्यादा है। ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो आप देख रहे हो 20 से 40, यहीं पे हम लोग जब ऊपर जाएंगे मरुस्थल भी सबसे ज्यादा है। वर्षा कम होने से मरुस्थल ज्यादा होते हैं, और यहां वर्षा कम होंगे तो लवणता निश्चित ज्यादा होगी। जैसे जैसे तुम ऊपर की ओर जाओगे तो ऊपर की ओर जाने से सूर्य की किरण तिरछा होंगे, तापमान कम होगा। जब तुम ध्रुवीय क्षेत्र में जाओगे तो यहां बर्फ पिघलते हैं, और बर्फ के पिघलने से ताजा जल महासागर में मिलेंगे, और इसके कारण यहां लवणता सबसे कम होते हैं। तो कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर लवणता कमान। तो आपको ध्यान रखना है कि विषुवत रेखा से ध्रुव पर जाने से लवणता घटता है, लेकिन ये बहुत एक्यूरेट सही नहीं है। ये बीच में उपोष्ण क्षेत्र में लवणता ज्यादा होते हैं। तुम जो भी तुर्की का वान झील रहते हो, या जॉर्डन का इजराइल के सीमा पर मृत सागर रहते हो, ये सब के सब 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित है, और इसीलिए यहाँ पे लवणता सबसे ज्यादा होते हैं। तो हम लोग लवणता से इंपॉर्टेंट बात समझ लिए। अब एक दो बात थोड़ा सा और आपको समझा दें तो और आपको बेस क्लियर हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। अब इसमें ध्यान से सुनेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग देखेंगे। एक शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन, देखो कभी कभी आपको एक बेहतर शब्द के साथ ही क्वेश्चन में पूछेगा। आइसोहेलाइन को हम लोग स्पेशली नाम कहते हैं समलवणता रेखा। समलवणता रेखा मतलब, समलवणता रेखा का मतलब हो गया कि वह बिंदु जहां पे लवणता समान है उन्हें मिलाने वाली रेखा को समलवणता रेखा कहते हैं। सेटर ये जानता है कि अगर हिंदी मीडियम के बच्चे को हम समलवणता रेखा देंगे तो गेस कर लेगा, इसीलिए वो इसको इंग्लिश टर्म में देता है आइसोहेलाइन। निम्नलिखित में क्या है?
तो आइसोहेलाइन क्या है? समान लवणता को प्रदर्शित करने वाले बिंदु को एक रेखा में दर्शाना, ये आइसोहेलाइन कहलाता है। यानी आइसोहेलाइन में लवणता सभी बिंदु पर समान होते हैं। मान लो हमने वर्ल्ड का मानचित्र लिया, तो वर्ल्ड के मानचित्र में सबको मालूम है कि हम यहां पे चलेंगे तो ये 0 डिग्री है। भारत के बीच से अगर चलेंगे तो एक कर्क रेखा है 22.5 डिग्री। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के बीच से चलेंगे तो ये मकर रेखा है। यहां तक लवणता कम होते हैं, और इन सभी में जो तुम देख रहे हो आइसोहेलाइन है। अगर पूरे महासागर का हम एवरेज लें, ये अच्छा प्रश्न है कि बताओ पृथ्वी पर औसत लवणता क्या है? तो औसत लवणता का मान 35 परसेंटाइल है। 1 किलो पानी में समुद्र में 35 ग्राम निकल रहा है, तो इसका मतलब वो एवरेज है, सही चल रहा है। अब इससे जब ऊपर चलोगे तब यही जो तुमको बता रहे हैं, ये 40 डिग्री के बीच में यहीं पे सबसे ज्यादा मरुस्थल भी है। जितना भी तुम देखते हो, थार हो, सहारा हो, ये सब यहीं पे स्थित है। और इसीलिए तुर्की का वान झील, इसीलिए जॉर्डन इजराइल की सीमा पर मृत सागर, इसीलिए अमेरिका का ग्रेट साल्ट लेक, ये विश्व में सबसे अधिक लवणता वाला ये जगह है। और इन लाइनों को हम मिला रहे हैं तो आइसोहेलाइन के नाम से जाने जाते हैं। यहां भी जो लवणता है सबका एक है, तो आइसोहेलाइन होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि जो है आइसोहेलाइन होते हैं अक्षांशीय रूप में या देशांतरीय रूप में? बहुत अच्छा प्रश्न भी। आइसोहेलाइन का मतलब हो गया ए बिंदु पर एक जितनी लवणता है, इस बिंदु पर भी उतनी लवणता है। इन दोनों पॉइंट को मिला दिए तो सम लवणता रेखा है। इसे प्रदर्शित करते हैं अक्षांशीय रूप में या देशांतरीय रूप में। वेरी गुड। आइसोहेलाइन हमेशा अक्षांशीय रूप में होता है। अब सोचो, कुछ कुछ चीजों की स्थिति आपको जान के आश्चर्य होगा। तुर्की के वान झील, वही एक बच्चे बता रहे थे, इसका टाइल है। तुर्की के वान झील में 1 किलो में 330 ग्राम तक निकलते हैं। जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर लाइन पर मृत सागर है, और यहां 238 परसेंटाइल इसकी लवणता है। इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, मृत सागर डेड सी कहलाता है। इससे 5 क्वेश्चन बनते हैं, पांचों सुन लो। पहला नंबर हो गया कि मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के सीमा पर स्थित है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि मृत सागर की लवणता इतनी अधिक है कि इतना अधिक लवण की मात्रा में कोई जीव जंतु जिंदा नहीं रह सकता है, इसीलिए इसका नाम मृत सागर है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसका नाम मृत सागर क्यों पड़ा? अधिक लवणता के कारण। ये सही आंसर नहीं है, जीव जंतु वहां नहीं है, और इसीलिए इसका नाम डेड सी है, मृत सागर। अगला इसकी सबसे विशेषता है, मृत सागर में और वान झील में इतनी अधिक लवणता है कि व्यक्ति भी उस महासागर में जाके बैठ जाए तो डूबेगा नहीं, तैरते रहेगा। आप भी अगर बैठ जाओगे, आधे दूर पर आसन लगा लोगे तो आधे दूर पर तैर रहे हो, नीचे नहीं जाओ। और एक और इंपॉर्टेंट, ग्रेट साल्ट लेक अमेरिका में है, 220 परसेंटाइल इसकी लवणता है। इसीलिए लवणता का मान सबसे ज्यादा 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच होता है। एक क्वेश्चन और भी अच्छा पूछ लिया करता है, हमें लगता है कि आप लोग बिल्कुल बता दोगे। बताओ, महासागरों के किनारे और महासागरों के बीच दोनों में तुलना करें तो ज्यादा लवणता होगा महासागरों के किनारे वाले क्षेत्र में या महासागरों के बीच के क्षेत्र में? क्वेश्चन दे देगा कि बताओ महासागरों के बीच में जाने से तट से ज्यादा लवणता होती है कि घटती है? ज्यादा लवणता क्या लगता है, महासागर के किनारे या बीच में? मैक्सिमम बच्चे बीच में लिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग का किनारे भी आंसर आ रहा है। मैक्सिमम बच्चे बीच में लिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग किनारे भी लिख रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब बीच में है। किनारे क्यों मार रहे हो? किनारे कई नदियां होगी, उन नदियों के जल से मीठे पानी आएंगे,
और किनारे में नदियों के मिलने से इन क्षेत्रों की लवणता अलग होगी। और इसीलिए आइसोहेलाइन का जो लाइन होता है वो तट के समानांतर भी होता है। तट के समानांतर भी आइसोहेलाइन होते हैं, अक्षांशीय रूप से भी आइसोहेलाइन होते हैं। तट के किनारे कई नदियां होंगी, उन नदियों के पानी से किनारे में लवणता कुछ कम होगा और बीच में लवणता ज्यादा होगा। और इसीलिए अगर चारों तरफ लवणता अलग है और बीच में लवणता अलग है, जैसे झील में अगर चारों तरफ के बीच में अगर कोई खारा पानी का झील है तो इसको पलाया झील के नाम से जानते हैं। ये पलाया झील है। पलाया पूछेगा क्या है तो कहना कि एक झील है। पलाया कैसा झील है तो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ लवणीय झील को पलाया झील कहते हैं। महासागरों में उसी प्रकार से अलग अलग लवणता के बीच ज्यादा लवणता का क्षेत्र अगर घिर जाए तो इसको हम लोग सैलीना के नाम से जानते हैं। देखो ये सब अच्छे एग्जाम का एक बेहतर क्वेश्चन है। सैलीना क्या है? सैलीना का मतलब आपको समझना है कि चारों तरफ की लवणता अलग हो और बीच की लवणता अधिक हो तो कम लवणता के क्षेत्र से घिरे हुए अधिक लवणता वाले क्षेत्र को हम लोग सैलीना कहते हैं। तो सैलीना और पलाया ये दोनों एक बेहतर क्वेश्चन है जो दोनों आपके दिमाग में सेट रखना है। एक फैक्ट वाला क्वेश्चन की बात कर ले, दरोगा वगैरह में ऐसा प्रश्न रहने की ज्यादा संभावना है। किस महासागर की लवणता अधिक होगी? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। किस महासागर की लवणता अधिक होगी? चारों महासागर का आपको नाम दे दिया। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। जल्दी से आंसर कर दीजिए, किस महासागर की लवणता अधिक होगी? जल्दी से आंसर कीजिए। और ये वाह, अलग अलग आंसर आप लोग का आ रहा है। वेरी गुड, सही आंसर अटलांटिक महासागर की लवणता सबसे अधिक होती है। अटलांटिक महासागर की लवणता सबसे अधिक होती है और यहाँ पे अटलांटिक ही मेन होगा। नदियां इधर ही ज्यादा गिरती है, इधर से उधर भी नदियां मेन जा रही है। इन क्षेत्रों में लवणता सबसे अधिक होता है। इसमें सबसे कम लवणता वाला जो है वो यहां पर है, कई नदियां आकर गिरती है, ये है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर की लवणता सबसे कम में से एक है, 3% के आसपास है। बाकी भूमध्य सागर से लवणता यहां भी कम है, नदियां ज्यादा है। उससे ज्यादा लवणता लाल सागर का है। कभी कभी आपको 3 सागर सजाने दे देगा, भूमध्य सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर। तो आपको दिमाग में सेट रखना है कि लाल सागर का सागर में लवणता ज्यादा है, उसके बाद भूमध्य सागर, बाल्टिक सबसे कम है। तो अब लवणता से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे आपसे बनेंगे। तो आज के क्लास में हमने प्रयास किया फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ना क्या क्या है, और फिजिकल ज्योग्राफी में जो आपको पढ़ना था उसमें जल मंडल का सेक्शन पूरा का पूरा आपका आज कंप्लीट हो गया। जल मंडल के सेक्शन में हम लोग का केवल आप जल संधि एक बोले हो, वो आज वीडियो हम इधर लोड कर देंगे और पूरा सेक्शन आपका कंप्लीट है। तैयार रहेंगे आप, 60 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। टेस्ट की क्रिया भी चलते रहेगी और इधर की क्रिया भी चलते रहेगी। अगले क्लास में सूर्यताप और उष्मा बजट ये दोनों पढ़ा देंगे तो वायुमंडल कंप्लीट होगा और टेस्ट भी करेंगे, दोनों होगा। और अगले दिन एक कंप्लीट, तब 2 दिन इस पर समय दे देंगे तो इधर कंप्लीट हो जाएगा और तब विश्व भूगोल की ओर हम लोग चल देंगे। अब इसमें जो आपकी बात है बीच में कोई नहीं रखेंगे, पढ़ने के बाद अपनी बात आप रख सकते हैं। टेस्ट कल ही होगा बताए, तो कल टेस्ट होगा। आप पूरा का पूरा इसको देखे रहिए, पूरा देखे रहिए, टेस्ट हो जाएगा। चलिए, पीडीएफ के लिए जिन लोगों का एग्जाम है स्क्रीनशॉट का तो ऑप्शन नहीं आया है, हम लोग उसमें कोशिश यही कर सकते हैं कि आप सभी लोग का इसमें अनाउंसमेंट में हम डाल देंगे, वहां से आप ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स चल रहा है, 3-4 दिन और सर का है, क्लास खत्म हो जाएगा तो दरोगा वाले में मेरा इकोनॉमिक्स में वहां डाल देंगे, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। 4 दिन का क्लास सर का है, उसको कंप्लीट हो जाने दीजिए।
दरोगा बैच का हम दे देंगे, बाकी आप मैक्सिमम पूरा का पूरा पढ़ने पर ध्यान दे दीजिए। उधर इकोनॉमिक्स खत्म, इधर आपका केवल फी ऑफर में होगा, ऐसे 700 फी है और उसमें 500 के लिए इसमें फिर बाद पटना में फिर हम लोग शुरू करेंगे, छठ बाद वो आपका कंप्लीट करवा देंगे। फिजिक्स का ब्रह्मांड टॉपिक देख लेते हैं, उसको हम ऐड करवा देते हैं, ब्रह्मांड ऐड हो जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा, फिजिक्स में ब्रह्मांड टॉपिक ऐड हो जाएगा। दरोगा का मॉडर्न हिस्ट्री, बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट होना है, वो आपका दरोगा का उम्मीद है कि बताए तो 1 घंटा बढ़ेगा, तो 1 घंटा आशुतोष सर का भी कुछ देर मैथ दे देंगे, हम आपके साथ वर्क करेंगे, उसमें केवल दरोगा वाले स्टूडेंट रहेंगे। आपको जिस टॉपिक में लगेगा कि एक बार हमको उसमें रिवीजन करा दीजिए, हम उस टॉपिक को करवा देंगे। बायोलॉजी पूरा हो चुका है, अगर कोई लगता है बायोलॉजी में टॉपिक आपका बाकी है तो आप लिख के व्हाट्सएप कर देंगे, टीचर को बोलेंगे वो टॉपिक पढ़ा देंगे। बिहार दरोगा में बिहार स्पेशल का कोई जरूरत नहीं है, दरोगा बैच में कोई बिहार स्पेशल का जरूरत नहीं है। क्लास सभी लोड होता है, अगर क्लास लोड नहीं रहेगा तो लाइव सेक्शन में टच कीजिए, वहां पे सारा वीडियो पड़ा होगा, दो ही चीजें, या तो लोड होगा या लाइव में होगा।